नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू की बागवानी आमतौर पर सभी किसान करते हैं और इनसे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में रोगों का प्रकोप होने लगता है। खासकर इस समय बागों में रोग तेजी से फैलते हैं, क्योंकि इन दिनों वातावरण में नमी और तापमान में उतार चढ़ाव होता है, जिससे कई हानिकारक फफूंद पनपने लगती है, जो कि नींबू के बागों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP भगत। हमारी चर्चा आपके साथ या हम आपको बताने जा रहे हैं कि नींबू में लगने वाले रोग और उसका उपचार कैसे करेंगे। आप जानते होंगे नींबू एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें नींबू में विटामिन C होता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। तो इसमें लगने वाले हमारे जो रोग है, कारक है, उसमें से फफूंद भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, विषाणु भी होता है, नेमेटोड भी होता है, जिसको हम लोग सूत्रकृमि में भी कहते हैं। नींबू विटामिन C का मुख्य स्रोत है। इस फल के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन कई बार ये फल भी अनेक रोगों से प्रभावित हो जाती है। आइए जानते हैं नींबू वर्गीय पौधों में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। आप देखे होंगे कि एक फफूंद में ही कि तना से या डंठल से भूरा रंग का रसा निकलता है, जिसको हम लोग गमोसिस बोलते हैं। गम निकलता है, गोंद निकलता है, वो भूरा कलर का होता है। यह जो रोग है बड़े बड़े पौधे में भी दिखाई पड़ते हैं। जिस पौधे में यह लग जाता है वहाँ फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्रिया को वह संग्रह नींबू के रूप में रूपांतरित नहीं कर पाता है। देखते हैं कि इसके कारण हमारा पेड़ पौधा भी सूख जाता है। तो इस रोग से बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ज़मीन में भी फफूंदनाशक दवा का हम छिड़काव कर दें और पूरे पत्ते तक पूरे पौधे को करते रहें, जिससे यह फंगस हमें पेड़ पौधे में नहीं लगता है। या फाइटोप्थोरा के कारण होता है, जिसके से फफूंद है। तो इसमें मेनकोजेब, रिडोमिल, ब्लाइटॉक्स, ब्लू कॉपर जो भी हमें मिलता है बाज़ार में, उसका 2.5 ग्राम ले लेते हैं 1 लीटर पानी में और पौधे को छिड़काव करते हैं, जमीन सतह तक छिड़काव करते हैं। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इनकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें रोग के रूप में देखते हैं कि आता है कि पत्ती जो है या तना है या कांटा है, सभी पर फल पर एक चकता चकता छोटा छोटा धब्बा भूरा रंग का डेवलप हो जाता है, जो जीवाणु से ग्रसित होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। इसका बैक्टीरियल कैंकर के नाम से जानते हैं इस रोग को। और फल पर आप बाज़ार में देखते होंगे कि फल पर भूरा भूरा चित्ता छोरा दिखाई पड़ता धब्बा, या जिससे फल का हमें अगर फल पर लग जाता है तो इसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं यह रोग बैक्टीरिया का कारण होता है। इस बैक्टीरिया से हम लोग क्या करते हैं, इसको उपचार करके आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुने हैं और टेट्रासाइक्लिन का नाम सुने हैं। तो इस सब दवा का 1 ml लेके और 10 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करते हैं। इसके साथ हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लू कॉपर कहते हैं, उसको मिला करके भी छिड़काव करते हैं, जिससे यह हमारे पौधों में यह रोग नहीं लगता है। रोकथाम के उपयोग रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर बोर्डो मिश्रण और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड युक्त
कवकनाशी से लेप करनी चाहिए। नींबू वर्गीय फसलों की कटाई छटाई दिसंबर माह में करनी चाहिए और यूरिया खाद का 100 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी का घोल बनाकर पौधों को बढ़ाने के लिए छिड़काव करना चाहिए। 10 से 15 दिन के अंतराल में कवकनाशी कैप्टोफॉल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उसके बाद हम लोग आते हैं कि पत्ते का पीलापन होना और धीरे धीरे सूख जाना, इसको ऊपरी सिरा से सूखते सूखते नीचे को सूखता है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि आप वो फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें, जिसको डाइबैक कहते हैं। और इस छिड़काव करने से फफूंदनाशक में हम लोग अभी बताए गए कि मेनकोजेब है या रिडोमिल है, इस सब दवा का छिड़काव कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फसलों की रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर जला देना चाहिए और कटी हुई शाखाओं पर बोर्डो पेस्ट का लेप लगाने से इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सकता है। रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। उसके बाद आता है कि आप देखेंगे पत्ती का छोटापन होना और ऊपर से धीरे धीरे सूख जाना, पूरे पौधे सूख जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जड़ में निमेटोड हमारा आक्रांत कर देता है, जिससे हमारा भोजन क्रिया ये सब बंद हो जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि निमेटोड के ख्याल से हम लोग क्या करते हैं, नीम की खल्ली एक पौधा में 1 किलो डाल देते हैं या एकड़ में 100 किलो खल्ली का छिड़काव करके जुताई करके उसमें डालते हैं। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार पूरे देश में एरोमा मिशन के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा भी दे रही है। लेमन ग्रास भी एक ऐसी ही फसल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेमन ग्रास की भी मांग बढ़ी है, इसलिए किसानों के लिए फायदे का खेती बनती जा रही है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लालगुटवा रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसकी जो उन्नत प्रजाति है, जो कि सीएमएफ लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोज़ा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए।
तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुरानी फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं, और प्रति कटाई से कम 10 से 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है, और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो, या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश का मौसम पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में भले ही हरे चारे की अधिकता हो, लेकिन आमतौर पर अधिकांश चारा दूषित या विषाक्त होता है, जिसका सेवन करने से पशुओं को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती है। ऐसे में अपने पशुओं को इन समस्याओं से कैसे बचाएं, जानते हैं जिला मधुबनी के पशु चिकित्सक डॉक्टर शशांक शेखर से। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत बरसात के दिनों में जल भराव के कारण चारा कई प्रकार से दूषित होता है। जैसे बरसात में हरा चारा परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में चूँकि
बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, चूँकि 100% जो है, चूँकि उसमें कीड़ा जो होता है बरसात के पानी में जो तैरता है कीड़ा, जिसको अभी चूँकि हम लोग का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है जिसमें लीवर फ्लू का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसका अंडा जो है सो वो एक घोंघा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है, और वो घोंघा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है। वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है, और वही एक कारण है मवेशी के बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है भूसा रखते हैं या धान की लेवारी रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है, उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है। धूप नहीं लगने के कारण जो है सो वही चारा जो है सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं, और वो भी एक फर्मेंटेशन का काम करता है और गैस बनाता है। और चूँकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उस केस में भी जो है सो पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित चारे के प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं, या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता, और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। से हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है, जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसमें उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाइएगा तभी हमारी मवेशी स्वस्थ रह सकती है। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्तता हो गई हो तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर ठंडा पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। साथ ही 100 से 200 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सिरका 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। वो बच्चों के गैस पीछे से पास नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं, और गाय को रिलीफ देना ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आलमपुर, जिला कटिहार के कृषक रजत कुमार ने। ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली माइट कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रजत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कई तरह के फसल है, जो फसल हैं उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है, जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल माइट, लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है, उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है, जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। स्पायरोमेसिफेन जो बाजार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है। शाम की बेला में खास करके इसलिए कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में दोपहर के पहले बहुत तापमान अधिक होता है, तो उस अधिक तापमान की अवस्था में नहीं, बल्कि जब वायुमंडल का तापमान नीचे हो जाए और आसमान साफ रहे, उस परिस्थिति में, उस अवस्था में ही खड़ी फसल पर ओबेरॉन या ओमाइट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।